ಕೈಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇರುವೆವು ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತರುವೆವು ನಾವು ಬಯಸೋದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವೆವು ನಾವು ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಸುಜಲಾ ಸುಫಲಾ ಮಲಯಜ ಶೀತಲಾ ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ. बोलो भारत माता की. कांग्रेस ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ सोनिया गांधी ಅವರಿಗೆ मल्लिकार्जुन खड़गे जी ಅವರಿಗೆ. भाइयों, दोस्तों और बहनों, आज हमारे बीच हमारे और आप सब लोगों के इस देश के भविष्य, करोड़ों लोगों के आशा किरण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माजी अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी. तो भाइयों, राहुल जी ने जो अभी एक ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा, तकरीबन 4000 किलोमीटर का एक पैदल यात्रा, जो पूरे विश्व में ही एक रिकॉर्ड है, जहां पर करोड़ों लोग, हम सब लोग, तुम लोग भी वहां पर रायचूर में, बेल्लारी में, यहां से 300 किलोमीटर जाके उस रैली में भाग लिए थे. उसका उद्देश्य इस देश के लोगों को भाईचारा, सद्भावना, सामरस्य से रहने के लिए उनमें शक्ति दिलाना, और जो भारतीय जनता पार्टी का जो कि द्वेष का राजनीति है, हिंसा की राजनीति है, उस हिंसा को छोड़ के देश की एकता, अखंडता, समग्रता को बरकरार रखने के लिए राहुल जी ने जो ऐतिहासिक काम किया है, सराहनीय काम किया है, वो आज ऐसे एक छोटे भालकी क्षेत्र को यहाँ पर पधारे हुए हैं. तो मैं मेरे तरफ से भालकी की, बीदर जिले की, कर्नाटक की जनता की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के आप कार्यकर्ताओं की तरफ से उनको तहे दिल हार्दिक स्वागत करता हूं. भाइयों और दोस्तों, उनके साथ हमारे संगठन के प्रमुख महामंत्री जो केसी वेणुगोपाल जी हैं, एक पूरे हमारे पक्ष वहां पर जो आज अनुशासन से चल रहा है उसके लिए जिम्मेदार हैं, और कर्नाटक के बारे में उनको पूरा कर्नाटक का इतिहास मालूम है. कर्नाटक के महामंत्री उस्तुवारी बन के भी वो काम किए हैं. तो मुझे जो कांग्रेस में वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए, मुझे पहचान करके उन्होंने मेरे को एक जवाबदारी स्थान भी दिया है. तो मैं मेरे तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से महामंत्री जो ना केसी वेणुगोपाल जी को भी हार्दिक स्वागत करता हूं. उनके साथ साथ हमारे जो कर्नाटक के एआईसीसी के महामंत्री, कर्नाटक के उस्तुवारी श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, मेरे तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं. इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु जो आप लोग हैं, पूरे भालकी तालुका के कोने कोने से आप लोग आज यहाँ पर पधारे हुए हैं. इतनी कड़ी धूप है, 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें भी बाहर जगह नहीं है, तो भी आप लोग, महिलाएं, बहनें, माताएं, प्यारे बच्चे, युवक लोग, सभी लोग जो यहाँ पर पधारे हुए हैं, आप सब लोगों को, और खास करके जो हमारे प्रचार करते हैं माध्यम के मित्रों को भी इस मंच से स्वागत करते हुए मैं एक दो प्रास्ताविक 5 मिनट बात करना चाहता हूं, क्योंकि समय का अभाव है. राहुल जी जाने वाले हैं. तो भाइयों और बहनों, आप लोग जानते हैं कि पूरा देश आज भय के वातावरण में है, आतंक के वातावरण में है. कहीं भी आप लोग देख रहे हैं, कोई शासन नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, कानून नहीं है. तो ऐसे में गरीब लोग परेशान हैं, किसान लोग परेशान हैं, युवक लोग परेशान हैं, महिलाएं, बच्चों को सुरक्षित नहीं है. ये क्यों हो रहा है? कर्नाटक में
भारतीय जनता पार्टी के सरकार असंविधानात्मक तरीके से एमएलए को खरीदी करके ऑपरेशन कमल करके इन्होंने जो 4 साल पहले अधिकार में आए, केंद्र में तो 9 साल पहले आए, लेकिन आने के बाद कोई प्रगति का काम नहीं हुआ। जो कोई भी भरोसा इन्होंने दिया, एक भी भरोसा इन्होंने पूरा नहीं किया। सिर्फ जबान से बोले अच्छे दिन आएंगे। क्या अच्छे दिन आए? क्या नहीं आए भाइयों। अब लोग पूछते हैं कि पुराने दिन ही अच्छे थे, पुराने दिन लौटाओ बोल के बोलते हैं। जो महंगाई है यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर किसान लोगों का समस्या है, यहाँ पर बेरोजगारी है, इसका कोई सुनने वाला नहीं है। कर्नाटक में जो सरकार आया, लोगों को बहुत बड़े आकांक्षाएं थे। अरे भाई भारतीय जनता पक्ष आया है, क्या स्वर्ग ही बना देगा? क्या बनाए भाई? कितना बड़ा नरक बनाए। देखो आप, पूरे कर्नाटक का जो भी गौरव था, जो भी कर्नाटक का संस्कृति था, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी ने मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। जो यहाँ पर ब्रह्मांड भ्रष्टाचार चल रहा है, जो 40% कमीशन की सरकार यहाँ पर जो लोगों को लूट रहा है, लोगों के जेबें काट रहा है, तुम्हारे खून चूस रहा है बीजेपी सरकार। याद रखिए आप, चूस रहा है क्या नहीं? तो ऐसे में आप लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार क्या फिर ये सरकार बनना चाहिए? ये लोग बोले किसानों का आदाय हम डबल करेंगे। क्या किसानों का आदाय डबल हुआ? क्या महंगाई कम हुई? पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर आवश्यक वस्तुओं का भाव कम हुआ है क्या? कानून सुव्यवस्था रह गया है क्या? कुछ नहीं कि ये लोग सिर्फ झूठ बोलते रहे। झूठ ही 100 बार बोलने से सच होता है बोल के ये लोग समझे हैं। तो भाइयों, लोग भी बहुत जगह पे मैं देखता हूं मुक्त लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, एक बार झूठ बोलने से मानते हैं, लेकिन बार बार जो लोग जाति जाति में, भाषा भाषा में, धर्म धर्म में जो ना लड़ाई लड़ा के एक समुदाय को टारगेट करके इन्होंने जो विभाजन करने का काम ये लोग कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जोड़ने का काम कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक आंदोलन है, समझना चाहिए। सिर्फ अधिकार के लिए हम नहीं है। इसलिए भाई और दोस्तों, कर्नाटक में जो ये लोग आने के बाद जो भी वायदा करे, देखिए गरीबों को बोले हम लोग 2022 तक कर्नाटक में नहीं पूरे देश में पूरे लोगों को पक्का मकान बना के देता हूं बोल के बोले क्या नहीं? बोले ना। एक तो मकान दिए 4 साल में, एक मकान नहीं दिए। क्या ये बीजेपी को एक भी वोट देना चाहिए? इसलिए भाई और दोस्तों, आज किसान परेशान है, शोषित लोग परेशान है, युवक लोगों को तो रोजगार नहीं है। 2 करोड़ रोजगार देते बोले, क्या रोजगार दिए? क्या देखिए यहाँ पर जितने रोजगार थे वो भी नौकरियां गवा लिए लोग। कई लोग जो हमारे युवक लोग बॉम्बे में, पुणे में रहते थे, छोटे छोटे इंडस्ट्री में काम करते थे, आज देहातों में आए हैं, आज खेड़े गांव में आए हैं, आपके सामने हैं। कोरोना रहे जब करोड़ों लोग, लाखों लोग मर गए, कुछ नहीं करे, उसमें भी करोड़ों रुपए लूट लिए। इनको मानवीयता नहीं है, अमानवीय लोग हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि पूरे कर्नाटक में बीजेपी के दिग्गज नेता जगदीश शेट्टर के जैसे लोग राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, याद रखिए। इसलिए भाई और दोस्तों, आज ये मौका आया है, आज लोग निर्णय लिए कि कर्नाटक से कांग्रेस पार्टी, यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये बात लिख लीजिए आप, कांग्रेस पार्टी 150 सीट जीत के यहां पर सरकार बनाने वाला है, पक्का बनाने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने जड़ से उखाड़ फेंकने का निर्णय उन्होंने संकल्प किया है। भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना क्या नहीं? हाथ उठा के बोलिए, उनको उखाड़ फेंकना क्या नहीं? तो भाई और दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी जो कि यहां पर पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त हुई है, तो इसको हम लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। कोई जात पात नहीं देखते हुए आप लोग आने वाले चुनाव में, बीदर जिले में देखिए 6 सीट हैं,
कल्याण कर्नाटक में 41 सीट है। एक खरगा जी का जो ना होम टाउन है, उनका यहाँ के भालकी तालुका के वो एक सुपुत्र है, आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए हैं। तो भाई और दोस्तों, मैं आपको अपील करना चाहता हूं कि आने वाले इस चुनाव में कर्नाटक में तो कांग्रेस आएगी, कल्याण कर्नाटक में अगर हमको विशेष स्थान मान दिया गया है, हमको हमारे लोग कल्याण कर्नाटक के लोग खास करके सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को कभी बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि कईयों सालों से ये मांग थी कि ये पिछड़ा हुआ भाग है, हमको विशेष स्थान मान देना चाहिए। तो भाई और दोस्तों, हमको नोड़ी यारू जयकार हाकत बेड़ा 5 निमिष यारू माताडಬೇಡಿ। ಇವತ್ತು आज देखिए तो जो बहुत लोगों के डिमांड था, मांग था 371J विशेष स्थानमान, नौकरियों में रिजर्वेशन, विशेष अनुदान और शिक्षण में रिजर्वेशन कौन बनाए भैया? आज कई लोगों को मेडिकल सीट मिल रहे हैं, क्या कांग्रेस की तरफ से हुआ बोल के मिल रहे हैं कि बीजेपी ने किया? LK आडवाणी रहे जब ये तिरस्कार करे, रिजेक्ट करे, तो आज मनमोहन सिंह जी रहे जब सोनिया जी के मार्गदर्शन में एक काम हुआ है। कभी कोई भूलना नहीं चाहिए, याद करिए। और ये गवर्नमेंट आने के बाद 4 साल में एक भी सरकारी नौकरी भर्ती नहीं करे। लोग क्या करे? 50,000 नौकरियां, सरकारी नौकरियां कल्याण कर्नाटक में खाली है। हमारे युवक लोग बेरोजगार से तंग हैं, गलत रास्ते पे चल रहे हैं। तो आज कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में हमने घोषणा किया है, संकल्प किया है, हमारे मैनिफेस्टो में है, हम अधिकार में आने के बाद कल्याण कर्नाटक का पूरा सरकारी नौकरी हम भर्ती कर देंगे, पूरा एक भी नौकरी छोड़ेंगे नहीं। और कल्याण कर्नाटक में 5,000 करोड़ रुपए विशेष अनुदान कांग्रेस की सरकार देगा। इसके साथ साथ जो गारंटियां हैं, गृह लक्ष्मी योजना, गृह भाग्य योजना और अन्न भाग्य योजना और करंट प्रूफ देने का 200 यूनिट हमारे नेताएं बताएंगे, राहुल जी बताएंगे। इसलिए वो भी एक परिवार के जो मुख्यस्थ महिला है उनको हर महीने को 2,000 रुपए, एक साल को 24,000 रुपए चाहिए क्या नहीं चाहिए? चाहिए ना? चाहिए तो किसको वोट देना चाहिए? कांग्रेस को वोट देना क्या नहीं? कांग्रेस को वोट दिए तो ही आपका भला होगा, याद रखिए, आपके उन्नति के लिए। इसलिए आप लोगों को मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं भी उम्मीदवार हूं। मेरे पूज्य पिताजी राहुल जी को याद दिलाना चाहता हूं कि राहुल जी, आपके परिवार और हमारे परिवार का बहुत बड़ा नाता है, संबंध है। 1982 में राजू जी जब प्रधान कार्यदर्शी थे तो मेरे पिताजी भीमन्ना खंडरे जी अब 100 साल के हैं, घर में हैं, नहीं तो लेके आता था। वो यहाँ पर जो है ना किसान का एक सम्मेलन करे, जिसमें राजू जी आके यहीं पे कॉलेज में ही संबोधन करे थे। उसके बाद 1996 में सोनिया गांधी जी जब लीडर अपोजिशन थी तो यहाँ पर फसल नष्ट होके, तुअर नष्ट होके एक 25 किसान लोग आत्महत्या कर लिए थे। उनको देखने के लिए सोनिया जी आई थे, तो मेरे पिताजी के आह्वान पे वो यहाँ पर आके एक कम से कम 50,000 किसानों को उन्होंने संबोधन किया। उसके बाद 2008 में जब मैं पहली बार एमएलए बना तो मेरे घर के बाजू एक कार्यक्रम करे, जो पृथ्वीराज चौहान प्रधान कार्यदर्शी थे, तब राहुल जी हमारे घर के बाजू आके मेरे लिए उन्होंने समय दिया और मैं जीत के एमएलए भी बना। 2018 में मैं फिर चुनाव में लड़ा, तो वो चुनाव में मैं मंत्री भी था। बीदर जिले में 6 में से 4 सीट हम जीत के लेके आए। तो राहुल जी यहीं पे आके आप मेरे लिए प्रचार करें, और मैं 21,000 मतों से भी ज्यादा वोटों से जीत के आया। तो आज योगायोग देखिए, हमारा सौभाग्य देखिए, पालकी तालुके के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सौभाग्य देखिए। आज ही मैं नामपत्र दाखिल कर रहा हूं, और आज योगायोग से सरजावाला जी ने कहा राहुल गांधी जी को मैंने इनवाइट किया, तो मैं भरोसा भी नहीं कर रहा था राहुल जी कैसे आएंगे। फिर वो पूरा योजना बनाए, 2 ही दिन में
राहुल जी यहाँ पर आने के लिए जो ना उन्होंने यस कहा, तो आज वो हमारे बीच में। तो भाइयों बहनों, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी आप लोग कांग्रेस पार्टी को, मेरे को आशीर्वाद करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मतों से जिता के लेके आएंगे। बीदर जिले के 6 को 6 सीट और कल्याण कर्नाटक के 41 सीट, कर्नाटक में 150 सीट जिता के कांग्रेस सरकार यहां पर बनना चाहिए। और ये मैसेज पूरा दिल्ली तक जाना, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कर्नाटक में 28 सीट, पूरे देश में एक बदलाव परिवर्तन होना चाहिए और राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनना चाहिए, याद रखिए। इतना कहते हुए फिर एक बार मैं मेरे तरफ से आप सब लोगों को इतने धूप में भी आने की वजह से धन्यवाद देके, राहुल जी को खास करके धन्यवाद देके मेरा 2 शब्द समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कर्नाटक, जय कांग्रेस। बोलो कांग्रेस पार्टी की, बोलो कांग्रेस पार्टी की, बोलो राहुल गांधी की, बोलो राहुल गांधी की। ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವೆ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವು, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯೊಂದೇ ನಮ್ಮ ನಿಲುವು, ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವೆ। ईश्वर खंड्रे जी, हमारे कैंडिडेट्स रहीम खान जी, विजय सिंह जी, अशोक कैनी जी, भीम सिंह शिंदे जी, ईश्वर खांड्रे जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। आप हमारी बात सुनने आए, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बीदर बसवना जी की धरती उनकी कर्मभूमि है और अगर पहली बार हिंदुस्तान में लोकतंत्र की किसी ने बात की, लोकतंत्र का रास्ता किसी ने दिखाया, तो वो बसवना जी थे। दुख की बात है कि आज पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस और बीजेपी के लोग लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं। जो बसवना जी की सोच थी कि सबकी भागीदारी होनी चाहिए, सबको जगह मिलनी चाहिए और सबको एक साथ मिलकर आगे चलना चाहिए, उस सोच पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रहे हैं। हिंदुस्तान में नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं और जो सबसे गरीब कमजोर लोग हैं उनसे धन छीनकर 2-3 अरबपतियों को धन दिलवा रहे हैं। आप कर्नाटका में बीजेपी को अच्छी तरह पहचानते हो और 40% कमीशन की सरकार नारा मैंने नहीं दिया है, आप लोगों ने दिया है, कर्नाटक की जनता ने दिया है। मगर बीजेपी पर बोलने से पहले मैं आज कांग्रेस पार्टी से शुरू करना चाहता हूं। चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार कर्नाटक में क्या करने जा रही है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। सही है ना? तो जब छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, बाकी प्रदेशों में चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी के नेता मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा, देखिए, आप जो भी बड़े वायदे करोगे, सबसे पहले आपको झूठे वायदे नहीं करने चाहिए। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए का वायदा किया था, वो बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए वाला मिला आपको? नहीं। काले धन के खिलाफ लड़ाई की बात की थी, नोटबंदी। तो मैंने कहा वैसे झूठे वायदे कांग्रेस पार्टी को कभी नहीं करने चाहिए। और दूसरी बात मैंने कही कि जो भी आप वायदे करोगे उनको
सरकार बनते ही जल्दी से जल्दी पूरे कर देने चाहिए। मतलब वायदे में 2-3 साल 4 साल नहीं लगने चाहिए। सरकार के पहले कुछ ही दिनों में वायदा पूरा कर देना चाहिए। तो मैं आज आपको 4 वायदों के बारे में बताना चाहता हूं, और ये जो हमारे वायदे हैं इनमें 6-7 महीने नहीं लगेंगे। ये कैबिनेट, जब यहां कैबिनेट बैठेगी, कांग्रेस पार्टी की कैबिनेट जब चुनाव के बाद बैठेगी, पहले दिन ये 4 निर्णय हम ले लेंगे। कोई डिले नहीं होने वाला है। और ये जो वायदे हैं ये अरबपतियों के लिए वायदे नहीं है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी से वायदे किए, एयरपोर्ट देने के वायदे, पोर्ट्स देने के वायदे, ये वायदे अरबपतियों के वायदे नहीं हैं। ये वायदे कर्नाटक के आम जनता के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए हैं। तो पहला वायदा गृह लक्ष्मी, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को। दूसरा वायदा गृह ज्योति, 200 यूनिट मुफ्त में बिजली। तीसरा वायदा अन्नभाग्य, 10 किलो चावल हर फैमिली मेंबर को। आखिरी वायदा युवा निधि, 2 साल के लिए 3000 रुपए हर महीने ग्रेजुएट्स को और 1500 रुपए महीने डिप्लोमा होल्डर्स को। और ये जो 4 वायदे हैं, जो भी कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर बनेगा वो पहले दिन इन वायदों को कानून में बदल देगा। अब देखिए, मोदी जी ने आपसे झूठे वायदे किए, हम झूठे वायदे नहीं करते हैं। मैं आप ही की बात बताता हूं। कुछ साल पहले आप बीजेपी के पास गए, उस समय वाजपेयी जी थे, अडवाणी जी से आप उनके पास गए और आपने उनसे 371J मांगा था। याद है आपको? याद है? बीजेपी ने आपको 371J दिया? किसने दिया? बीजेपी ने कहा यह काम किया ही नहीं जा सकता है। और खारगे जी ने और उस समय के प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी ने आपसे चुनाव में वायदा किया कि 371J आपको मिलेगा, और जैसे ही हमारी सरकार बनी आपको 371J मिला। और 371J से आपके लाखों युवाओं को फायदा मिला है, हजारों को रोजगार मिला है, और लाखों स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिला है। तो मैंने आपको यह बात याद क्यों करवाई? क्योंकि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। हम यहां आकर झूठे वायदे नहीं करेंगे। हमने 4 चीजें आपसे कही हैं, वो 4 चीजें हम पूरी करके दिखा देंगे। और इन 4 चीजों से कर्नाटक के किसानों को, गरीबों को, छोटे व्यापारियों को फायदा होगा। किसी 2-3 बड़े अरबपतियों को, अदानी जैसे लोगों को फायदा नहीं होगा। अब देखो भैया, अब मजे की बात देखो। आपने बोला कि मैंने बीजेपी के भ्रष्टाचार के बारे में सवाल उठाए। आपने मेरी स्पीच सुनी होगी पार्लियामेंट हाउस में, सुनी ना? मैंने सिर्फ एक बात पूछी
मैंने नरेंद्र मोदी जी से पूछा, मोदी जी आपका अदानी जी से रिश्ता क्या है? ये आपने हिंदुस्तान के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पूरा का पूरा धन एक व्यक्ति को पकड़ा दिया, ये क्या किया, क्यों किया? और दूसरा सवाल, ये जो 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसका पैसा है, ये बता दो। और देखिए क्या हुआ, सबसे पहले पार्लियामेंट में मेरा माइक ऑफ कर दिया, मुझे बोलने नहीं दिया। स्पीकर के पास मैं 2-3 बार गया, मैंने उनसे कहा देखिए मेरा हक बनता है, मुझे बोलने दीजिए। स्पीकर कहते मैं नहीं करवा सकता। ठीक है, उसके बाद मुझे लोकसभा से डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये इतना डरते हैं कि मैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में भ्रष्टाचार के बारे में इनसे सवाल पूछता हूं, इसलिए इन्होंने मुझे लोकसभा से निकाल दिया। और कर्नाटक में तो आप जानते हो 40% सरकार, 40% कमीशन। जो भी आपको करवाना हो, चाहे वो छोटा काम हो, बड़ा काम हो, अगर आपको कर्नाटक में सरकार से काम चाहिए तो 40% कमीशन पहले उनको दीजिए, नहीं तो काम नहीं होने वाला। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखता है, वही मोदी जी जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, स्टेज में आके भ्रष्ट लोगों के साथ खड़े होते हैं, उन्हीं को कर्नाटक के कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखी। क्या कहा कि कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया, एक लाइन भी नहीं लिखी कि आपकी चिट्ठी मुझे मिल गई, जवाब तक नहीं दिया। मैसूर सैंडल सोप कॉर्पोरेशन में करप्शन स्कैंडल होता है, एमएलए का बेटा 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा जाता है, जॉब स्कैम होता है, पुलिस सब इंस्पेक्टर को 80 लाख रुपए रिश्वत दी जाती है, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब स्कैम होता है, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर जॉब स्कैम होता है, और प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। भाषण में कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, मगर जब कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन उनको चिट्ठी लिख रहे हैं, तो प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते हैं। यह सच्चाई है। और इसीलिए आपको देखिए 40% कमीशन लेते हैं ना, इस बार इनको 40 सीट देना, 41 नहीं देना। और आप जानते हो ये जो इन्होंने पैसा चोरी किया है, 40% जो इन्होंने लिया है, आप जानते हो इसका ये क्या करते हैं? ये आप ही एमएलए खरीदते हैं, आपके ही एमएलए को खरीदते हैं। तो एक बात याद रखिए, इस चुनाव में कम से कम 150 सीटें कांग्रेस पार्टी को दिलवानी है, क्योंकि ये पूरी कोशिश करेंगे, एमएलए को खरीदने की कोशिश करेंगे। तो बहुत जरूरी है कि फुल मेजॉरिटी के साथ आप कांग्रेस पार्टी को यहां जिताओ, खंडरे जी को जिताओ, बाकी कैंडिडेट्स को जिताओ। और ये जो वोट है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ 40% सरकार को हटाने का वोट है। इन लोगों ने पिछले 5 साल में सबसे पहले आपकी सरकार आपसे चोरी की, एमएलए को खरीदा, और जो आप सरकार चाहते थे वो सरकार नहीं देनी। उसके बाद आपकी जेब में से इन्होंने 40% कमीशन दिया है। तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आप वोट डाल रहे हो।
और 150 सीटें कांग्रेस पार्टी को आनी चाहिए, तो सारे के सारे लोगों को वोट देना है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी की बात करी। उन्होंने कहा कि मैंने ओबीसी का अपमान किया है। सबसे पहले मैं किसी का अपमान नहीं करता हूं, मगर अगर ओबीसी की बात उठाई है तो फिर प्रधानमंत्री को 2-3 चीजें कर देनी चाहिए। 2011 में हिंदुस्तान का सेंसस हुआ था। उस सेंसस में हमने ओबीसी का कैटेगराइजेशन किया था। आज तक वो सेंसस रिपोर्ट पब्लिक नहीं बनाई गई। देखिए, अगर हमें सबको भागीदार बनाना है तो यह तो पता होना चाहिए कि कितनी आबादी किसकी है। ओबीसी की कितनी आबादी है, दलितों की कितनी आबादी है, आदिवासियों की कितनी आबादी है। यह पहला कदम है। अगर हमें यही नहीं मालूम कि देश में ओबीसी कितने हैं, आदिवासी, दलित, बाकी लोग कितने हैं, तो हम सबको भागीदार कैसे बनाएंगे। तो पहला कदम, अगर हम देश में ओबीसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका हक उनको देना चाहते हैं, तो पहला कदम है कि ओबीसी सेंसस में जो डेटा है उसको प्रधानमंत्री रिलीज कर दें, पब्लिक कर दें। और मैं आपको गारंटी दे देता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ये नहीं करेंगे, क्योंकि वे सचमुच में ओबीसी का भला नहीं चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी ये काम एकदम कर देगी। जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम ओबीसी सेंसस को पब्लिक कर देंगे, और उससे पहले हम पूरे देश में बीजेपी पे दबाव बनाएंगे कि आप ओबीसी की बात करते हो, ओबीसी की भागीदारी की बात करते हो, ओबीसी को पावर देने की बात करते हो, भारत की प्रगति में शामिल करने की बात करते हो, तो ये जो ओबीसी सेंसस है इसको पहले पब्लिक करो कि हम सबको पता लग जाए हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, बाकी लोग कितने हैं। पहला कदम यह है। दूसरा कदम, जितनी आबादी एससी और एसटी की है उतना रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए। और तीसरा कदम, जो ये 50% का कैप लगा रखा है रिजर्वेशन पे कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। मोदी जी, अगर आप ओबीसी की बात करते हैं तो इस कैप को आप हटा दीजिए, 50% को रद्द कर दीजिए, फिर ओबीसी की बात करिए। उससे पहले आप ओबीसी की बात मत करिए। तो ये मेरा आपके लिए मैसेज था। भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हो जाइए, 40% सरकार को हटा के 40 सीटें दिलवा दीजिए। कांग्रेस पार्टी को 150, कम से कम 150 सीट दीजिए। और जो हमारे 4 वायदे हैं वो शुरुआत है। ये मत सोचिए कि हम सिर्फ 4 वायदे करेंगे, वो हम पहले दिन करेंगे और वो हमारा पहला कदम होगा। और उसके बाद हमारी सरकार कर्नाटक की जनता के लिए होगी, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए हम अपनी सरकार चलाएंगे। 2-3 उद्योगपतियों के लिए यहां पे सरकार नहीं चलने वाली है। आप दूर दूर से आए, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, खानरे जी, बाकी हमारे कैंडिडेट्स हैं, उनको भारी बहुमत से आप जिताइए। धन्यवाद। जय हिंद। ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವೇ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವು।